तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी, यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही, यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। अर्ध जागृत मन की शक्ति में हमने देखा कि बड़ी सोच कैसे करनी है, कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए, उसमें लेखक ने अपना नजरिया बताया। अभी वो आगे हमें बताना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी की तुलना भी करना नहीं चाहता हूँ। अभी आगे वो बता रहे हैं कि हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति टीवी में 10 लाख रुपए का इनाम देने वाला शो देखता है, तब जीत रहे व्यक्तियों को देखकर खुश होता है, अथवा वह अन्य लाखों लोगों की तरह शो में प्रवेश करने के लिए बार बार भविष्य आजमाता है। धनवान व्यक्ति यह रास्ता अपनाने के बदले उस व्यवसाय में से उतनी रकम कैसे प्राप्त करनी चाहिए, इसके बारे में चिंतन मनन करेगा। आपको क्या लगता है, एक साधारण व्यक्ति गूगल अथवा याहू की कहानी सुनकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा? क्या विचार है? साधारण व्यक्ति 80% लोग याहू गूगल में अपना बायोडेटा भेजकर नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। बाकी 20% लोग बिल्कुल ही आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि वो योग्य नहीं है। वे लोग ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ धनवान वह सफल लोग इन कंपनियों के इतिहास का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन करेंगे। उन्होंने आजमाई सफलता पद्धतियों के अपने व्यवसाय में उपयोग करेंगे। आधारभूत अंतर उनकी विचार शैली का है। विफल व्यक्तियों के सपने बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि सफल व्यक्तियों के सपने बहुत ही बड़े होते हैं। तब आप मन में यह दलील देंगे कि साधारण व्यक्ति बड़े सपने देखना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि उसमें बहुत पैसों की जरूरत होती है। आप यहाँ आंशिक रूप से सही है, परंतु वर्ल्ड डिज्नी के मामले में कहाँ पैसों का कोई आधार था? नहीं था। उन्होंने जो दृष्टांत हमें दिया है ना, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। वे जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सिर्फ $40 लेकर लॉस एंजल्स आए थे। सहारा समूह के सुब्रतो रॉय को कहाँ पैसों की कोई मदद मिली थी? सहारा समूह अभी एशिया के ऐसे व्यवसायी समूह में से एक है जिसके पास रियल एस्टेट, पैरा बैंकिंग, स्वदेशी व अंतरराष्ट्रीय एविएशन व कंप्यूटर से लेकर एफएमसीजी के उत्पादकों की इकाइयां है। उसने अपना व्यवसाय वर्ष 1978 में बहुत ही कम निवेश करके शुरू किया था। 30 वर्ष पूर्व मात्र 2000 रुपये $40 से शुरू किया गया व्यवसाय आज 10.7 यानी 10.7 बिलियन डॉलर का बन गया है। जो मैं अगले पढ़ी थी ना, उसमें मैं भूल से $80 बोल गई थी, लेकिन $40 ही लेके वो आए थे। यदि इन बातों से आप प्रभावित नहीं हुए तो आगे पढ़े। लक्ष्मी नारायण मित्तल, जो लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से प्रसिद्ध है, वे लंदन में भारतीय अरबोपति व्यापारी है। वे वर्ष 2007 में विश्व के सबसे धनवान लोगों में 50वें क्रम पर थे। फोर्ब्स मैगजीन ने अनुसार अभी 32 बिलियन अमेरिकन डॉलर की संपत्ति के मालिक है। फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें वर्ष 2006 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था, जबकि टाइम्स ऑफ मैगजीन ने उनकी गणना दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की थी। 18 और 19 काउंसिल पैलेस गार्डन स्थित उनका निवास दुनिया का सबसे महंगा मकान है, जिसकी कीमत 57.1 बिलियन पाउंड यानी 105.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। मित्तल ने 22 जून 2004 को बॉक्सली
विमकोम-टे में आयोजित अपनी पुत्री की शादी समारोह में 30 बिलियन पाउंड खर्च किए थे। इस सगाई और शादी में किया गया खर्च अब तक दुनिया में शादी में किए गए कभी किसी भी खर्च से अधिक था। जो अभी ये था 7 साल पहले ये बुक मुझे मिली थी। अभी तो जो धीरूभाई अंबानी के जो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जो सबने शादियां की है तो उससे महंगी हो सकती है, लेकिन ये तब की बात है। उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार नाइट का भी आयोजन किया था, जिसमें रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय जैसे सुपरस्टारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर काइली मिनोग भी मंच पर गाना गाया था। तो ऐसा सब कुछ उसमें भी हुआ था। यहाँ हमारे समक्ष एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या लक्ष्मी मित्तल का जन्म धनिक परिवार में हुआ था? यदि आप ऐसा मानते हो तो हाँ, लक्ष्मी मित्तल ने अपनी शुरुआत के वर्ष में भारत देश में बिताए थे। तब वे बड़े परिवार के साथ अपने दादा द्वारा निर्मित पुराने मकान में ऐसे कमरे में रहते थे जिसमें पलंग तक नहीं था। वे जूट से बने बिस्तर पर सोते थे। मारवाड़ी अग्रवाल समाज में उनका परिवार अत्यंत गरीब गिना जाता था। उनके दादा ताराचंद घनश्याम पोद्दार के कार्यालय में नौकरी करते थे। आजादी के से पूर्व मारवाड़ी उद्योगपतियों में पोद्दार का नाम समृद्ध व अग्रणी लोगों में गिना जाता था। अंत में मित्तल परिवार कलकत्ता रहने गया और लक्ष्मी के पिता मोहन लाल एक स्टील कंपनी में भागीदार बने। लक्ष्मी एक होशियार विद्यार्थी थे और अपने सहपाठियों के सहजाइयों के बीच में वे होशियार विद्यार्थी की तरह पहुंचाने जाते थे जो अच्छे अंक लाते थे। उन्होंने कलकत्ता की सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीकॉम की डिग्री व्यापार और अकाउंट विषय के साथ 1939 में प्रथम वर्ग के साथ प्राप्त की थी, यानी पढ़ने में भी होशियार थे। अभी आगे हम पढ़ेंगे। लक्ष्मी मित्तल ने अपने करियर के शुरुआती दौर में भारत में अनेक स्टील बनाने के पारिवारिक व्यवसाय में काम करना शुरू कर दिया था। 1976 में उन्होंने परिवार के स्टील के व्यवसाय में अंतरराष्ट्रीय विभाग की स्थापना की और इंडोनेशिया में घाटे में चल रहा एक प्लांट खरीदा। वर्ष 2005 में तक मित्तल यूके में रहने वाले सर्वाधिक अमीर व्यक्ति बन गए थे और आज उनका औद्योगिक समूह फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, ब्रोशिया, कजाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका में संपत्ति रखने वाला दुनिया का सबसे अधिक स्टील पैदा करने वाला समूह है। मित्तल को सोने के हृदय वाला अरबपति कह सकते हैं। सोने के हृदय वाला अरबपति। 13 जुलाई 2005 में उन्होंने लेबर पार्टी को 2 मिलियन पाउंड और 16 जनवरी 2007 को 3 मिलियन पाउंड का दान दिया। वर्ष 2000 में ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक और वर्ष 2004 में रजत पदक जीतने के बाद मित्तल ने मित्तल चैंपियन ट्रस्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया और भारत एथलीटों को विश्व स्तर पर जीत हासिल करने की क्षमता विकसित करने के लिए $1 मिलियन का दान दिया। पूरा मित्तल के बारे में उन्होंने यहाँ पे जो किया है, लेकिन अभी क्या है, यूट्यूब पर हम सर्च करेंगे ना, सबका बायोग्राफी मिल जाएगा और सबने ही शून्य से शुरुआत की है। आप अब्दुल कलाम ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, कोई भी ले लो। तो ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो करोड़पति है वो ही श्रेष्ठ है। तो अभी इनके बारे में जो दिया है तो हम पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण पर से जो आप देख सकते हैं कि उत्तम विचारों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत सहारे की आवश्यकता नहीं होती। पैसों की मानसिक ब्लूप्रिंट जरूरी है जो इंसान के मन का एक भाग है। बड़े सपने देखने और बड़े सपने विचार करने की हिम्मत की प्रगति का ग्राफ ऊंचा ला सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अधिकतर साधारण व्यवसायी लोग जो 24 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की एक दुकान से करते हैं और 34 वर्ष की आयु 10 साल में वो भी एक दुकान में ही अपनी जिंदगी पूरी गुजार जाते हैं और उनमें वृद्धि करने की कोशिश नहीं करते हैं।
उनके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक दुकान से की होती है, परंतु उन्होंने अपना व्यवसाय विकसित कर बहुत कम समय में दुकानों की एक श्रृंखला शुरू कर दी होती है और साथ ही अन्य कई व्यवसायों को भी विस्तृत किया होता है। यहाँ फर्क उनके विचार करने की रीतों का है, यानी अप्लाई और विचार सब कुछ मायने रखता है। पहले प्रकार के लोग छोटे सपने देखते हैं, छोटे विचार करते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोग बड़े सपने देखते हैं, वो बड़े विचार करते हैं और साहस भी करते हैं और जिससे उनका विकास होता है। यदि आपके सपने सही अर्थों में बड़े और आकाश जितने ऊंचे होंगे, तो आपकी कोशिश आपको ऊंचाई तक ले जाएगी, कम से कम आपके पास तक तो ले जाएगी। यदि आपके ध्येय निम्न है और आपके घर की छत जितने, तो आप छत के नीचे तक ही रहेंगे। आपके सपनों को अत्यंत बड़ा बनाए, महान विचारे, क्योंकि आपका आकार चाहे जितना बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महान विचारे, क्योंकि आकार चाहे जितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचे विचार ही आपकी ऊंचाई को अधिक विशाल बनाएंगे। आप तन मन धन से ऊंचे बनेंगे, वह ऊंचाई को सबसे अलग बनाएगी। यानी बड़ी सोच रखना है। बड़ी सोच रखने में उन्होंने बहुत सारा समझाया, अभी भी कल समझाएंगे। तो बड़ी सोच रखनी है, छोटा क्यों सोचे। तो धन, तो तन के बारे में सोच सकते हैं, वो तो बहुत इजी है, कसरत और प्राणायाम करना है। धन के बारे में कुछ काम करना है, लेकिन मन को प्रसन्न रखने के लिए जो सबसे महंगी चीज है वो मन है। तो मन के लिए ही हम काम करते हैं, इसलिए हम गीता जी पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हर परिस्थिति में हमें एक विश्वास होता है कि ये हमारे कर्म का ही फल है, हम अच्छा करेंगे हमें अच्छा ही मिलेगा। अभी जो बुरा समय चल रहा है वो भी चला जाएगा, पर मैं अच्छा करूंगी। आज से, अभी से अच्छी शुरुआत करनी है। सोचने में भी अच्छा सोचना है, विचार भी विचार कर करना है। इसी पर आज हम यही रखते हैं और रोज अपने सपने हमें लिखते जाने हैं। जितने सपने हम लिखते जाएंगे, जितने हम भगवान के उपकार, जो आज के दिन का कुछ 5 अच्छी बातें हमें लिखती हैं, वो प्रैक्टिस है, वो माइंड की कसरत है, भले छोटी है लेकिन वो रोज करनी है। रोज करेंगे तो ही इस वर्कशॉप का रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वही के वही जहाँ थे, बोलते हैं ना कि वही के वही रह जाएंगे। पत्थर पर पानी गिर गया और पत्थर को कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यहाँ सोचना है। बस यही रखती हूँ और कल पढ़ेंगे।